हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये आपका एक सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट का इंटरनेशनल रिलेशन का नारीवाद का जो आपका चैप्टर है इसको पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखिए, यूँ तो नारीवाद को आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। फेमिनिज्म का ये जो आपका टॉपिक है ये आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में आपने पहले भी पढ़ा होगा एक आइडियोलॉजी के रूप में। लेकिन यहाँ पर हमें नारीवाद को थोड़ा बहुत समझना है। थ्योरेटिकल हम देखेंगे कि नारीवाद क्या है, हल्का सा इसका मतलब जान लेंगे, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पे फोकस है वो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है। मतलब आईआर में नारीवाद किस तरह का मतलब रोल निभा रहा है या नारीवाद की क्या जगह है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में, इस पर हमें गौर करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तो बात करते हैं नारीवाद की लहरें और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। तो नारीवाद की लहरों का मतलब किस तरह से नारीवाद विश्व में प्रबल विचारधारा के रूप में सामने आया, ये होता है नारीवाद की लहर का मतलब। ठीक है, लहर का मतलब यही है दोस्तों कि किस तरह से धीरे धीरे नारीवाद का विकास हुआ और एक प्रबल एक सशक्त विचार के रूप में ये आज हमें दिखाई देता है। तो नारीवाद लिंग आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए एक आंदोलन है। सबसे पहले बात करते हैं नारीवाद क्या है। तो नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो लिंग के आधार पर समानता की बात करता है। ठीक है, नारीवाद कहता है कि लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, इसको आप रोक दो और समानता, जो समानता है, इसको आप बढ़ावा दो। ठीक है, जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसकी बात नारीवाद के द्वारा की जाती है। ये एक आंदोलन है। ठीक है, यह केवल महिलाओं के विषय में नहीं, आधुनिक नारीवादी आंदोलन को चार लहरों में, यह केवल महिलाओं के विषय में नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है, वैसे तो देखो नारीवाद मुख्य रूप से महिलाओं पर ही फोकस करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ गरीब लोग हैं, कुछ हाशिए पर जो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्थिति में जो लोग हैं, उनकी भी बात करता है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन हाँ, प्रबल रूप से ये महिलाओं की ही बात करता है। आधुनिक नारीवादी आंदोलन को चार लहरों में विभाजित किया जा सकता है। शब्द लहर एक रूपक जिसका उपयोग नारीवाद की विभिन्न पीढ़ियों और उसके उद्देश्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो आज अगर हम बात करें, ये जो नारीवाद है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम चार लहरों में, चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और लहर का मतलब यहाँ पर एक रूपक के रूप में लिया गया है। लहर का मतलब क्या है? लहर का मतलब यहाँ पे नारीवाद की पीढ़ियाँ हैं। पीढ़ियों पीढ़ियों का मतलब ये होता है कि जब स्टार्टिंग में नारीवाद था तो वो किस रूप में था, फिर बाद में नारीवाद में क्या बदलाव आया, फिर धीरे धीरे आगे नारीवाद में क्या बदलाव आया, आज किस तरह का नारीवाद है। तो ये सारी बातें हैं। वॉइस थोड़ा, अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, वॉइस में रुक रुक के आ रही हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली थोड़ा कोल्ड हो रहा है काफ़ी दिनों से और वीडियो लाना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो बस बनाई जा रही है। अगर थोड़ी बहुत वॉइस वगैरह को लेकर अगर आपको कोई इश्यू होता है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें हर बार की तरह। तो आगे बढ़ रहे हैं अब हम। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लहरों की। तो चार लहरें हैं, ठीक है, चार लहरें हम मान लेते हैं कि चार लहरें हैं नारीवाद की। तो जो पहली लहर थी वो है 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुई और वे मुख्य रूप से मतदान के अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक कार्यालयों तक पहुँच आदि से संबंधित थी। देखिए, जब हम बात करते हैं नारीवाद की लहरों की, तो नारीवाद की चार लहरें हैं। चार में से जब हम पहली लहर की बात करते हैं तो जो पहली लहर थी वो 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है। 19वीं सदी का अंत का मतलब होता है 1800, जो सन 1800 चल रहा था, तो सन 1800 से लेकर जो 1900 का ये समय है, इसको हम बोलते हैं 19वीं शताब्दी। ठीक है, 1800 से लेकर 1900 का ये जो बीच का समय है, 100 सालों का, इसको हम बोलेंगे 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी। तो 19वीं सदी के अंत में, इसका मतलब ये है लगभग 1800, जब 1800 आगे बढ़ते बढ़ते जब 1900 आने वाला था, जब 1800 का अंत होने वाला था, जब 19वीं सदी आने वाली थी, तो उसी के आसपास नारीवाद की पहली लहर सामने आई। ये मान सकते हैं सन 1850 के बाद। ठीक है, 1850 के बाद नारीवाद प्रारंभ हुआ और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ मतलब सन 1900 का जब शुरुआत हुई, तो इसी टाइम पीरियड के आसपास नारीवाद की विचारधारा का उदय हुआ या नारीवाद एक आंदोलन के रूप में सामने आया। ये मैं बस समझा रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। आप हल्का सा रट लो, इतना काफ़ी हो जाएगा। रट लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं समझा रहा था आपको।
ठीक है। अब जो नारीवाद की पहली लहर थी, इसमें क्या-क्या हुआ? तो इसमें जो मुख्य विषय थे वो था मतदान का अधिकार। इसमें जैसे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो गई, जे.एस. मिल हो गए, तो ये जो प्रमुख विचारक थे नारीवाद के, इन्होंने माँग की कि मतदान का अधिकार होना चाहिए बराबर का, ठीक है? वोट देने का अधिकार होना चाहिए। या जो नारीवादी जो लोग थे, उन्होंने बात की बराबर शिक्षा दी जानी चाहिए महिलाओं को। सार्वजनिक जो ऑफ़िस हैं, जो पब्लिक ऑफ़िस हैं, जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, वहाँ तक सभी की पहुँच हो, ठीक है? भेदभाव ना हो। तो ये मुख्य बातें नारीवाद की प्रथम लहर में दिखाई देती हैं। इसके बाद दूसरी लहर 1960 के दशक में शुरू हुई और 1990 के दशक में भी जारी रही। नारीवादी विद्वान अपनी मांगों को लेकर कट्टरपंथी थे इस लहर में। इस दौरान नागरिक अधिकार आंदोलन और युद्ध विरोधी संघर्ष भी चल रहे थे। नारीवादी विद्वानों ने यह तर्क देते हुए लिंग, चाइल्ड केयर, जन्म नियंत्रण, घरेलू श्रम, जिन्हें एक निजी मामला माना जाता है, वे वास्तव में संस्थागत और राजनीतिक हैं। मुख्यतः यह घोषणा की कि निजी राजनीतिक है और यह महिलाओं की समानता के लिए लड़ाई के लिए मौलिक है। कहने का मतलब यह है कि जो दूसरी लहर थी नारीवाद की, वो 1960 के दशक में शुरू होती है और 1990 तक रहती है। मतलब ये समझ लो 1960 से शुरू होकर जो सन 2000 आने वाला था, तो उस समय तक सन 1960 से लेकर सन 2000 के बीच तक नारीवाद की दूसरी लहर मौजूद थी। इस दौरान क्या हुआ था, जैसे कि अमेरिका में ना सिविल राइट मूवमेंट चल रहे थे। सिविल राइट मूवमेंट जैसे कि अश्वेतों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, इसके लिए एक नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अमेरिका में स्पेशली। अफ्रीका वगैरह में भी थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन मुख्य रूप से यूएसए में हो रहा था। इसके साथ ही यूएसए वियतनाम वॉर में इन्वॉल्व था इसी दौरान, और इसी के चलते यूएसए हो गया या दूसरे देशों में भी युद्ध विरोधी अभियान भी चल रहे थे, संघर्ष चल रहे थे, स्पेशली अमेरिका में ही चल रहा था। ठीक है, तो नागरिक अधिकार आंदोलन हो गया, युद्ध विरोधी संघर्ष हो गए। तो इस दौरान नारियों ने, महिलाओं ने, या जो नारीवादी थे, जो नारीवाद के समर्थक थे, उन्होंने प्रबल रूप से नारीवाद के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों की बात करना शुरू किया। ऐसे में क्या कहा इन्होंने कहा जो लिंग है, यानी कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव है, इसको सबके सामने लाया जाए। चाइल्ड केयर का जो मतलब हम लोग ध्यान नहीं देखो, सिंपल सी बात है, जो एक माता है वो अपने बच्चे की केयर करती है, चाइल्ड केयर मतलब पोषण करती है उसका पूरी तरह, और उसको हम लोग गिनते ही नहीं है किसी काम में कि मतलब माँ ने या किसी लेडी ने क्या किया हमारे लिए, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं उस काम को। तो उसको भी सबके सामने लाया जाए, उसको भी मतलब अहमियत दी जाए। जन्म नियंत्रण, ठीक है, जैसे कि जो जनसंख्या जो कंट्रोल है, उसको उस पर नियंत्रण के लिए भी जो इशू हैं या जो मुद्दे हैं, उसको भी उजागर किया जाए, एक सार्वजनिक मुद्दा बनाया जाए इसको। घरेलू जो श्रम है, ये जो निजी मामला था, इसको भी एक राजनीति में लाया जाए। कहने का मतलब यह है निजी राजनीतिक है। जो दूसरी लहर थी, इसमें कहा गया निजी ही राजनीति है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना प्राइवेट की, तो प्राइवेट में क्या होता है, कई सारे शोषण होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर एक आदमी एक महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है घर के कमरे में, तो ये क्या है, ये उसका निजी मामला है। ठीक है, एक मतलब अपनी वाइफ के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, अपनी वाइफ को मतलब वो गलत तरीके से टॉर्चर कर रहा है, तो ये एक निजी मामला हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो ये निजी मामला है। लेकिन जब ये मामला बन जाए कि वो जो भी व्यक्ति है, XYZ जो भी व्यक्ति है, वो अपनी वाइफ पर अत्याचार नहीं कर रहा, वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जब वो मुद्दा महिलाओं के ऊपर अत्याचार वाला बन जाता है, तो वो एक राजनीति का विषय बन जाता है और फिर उसके लिए कुछ एक्शन भी लिए जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा मेरा कहने का ये है, जब हम निजी चीज़ कह देते हैं, तो निजी कहने के चक्कर में हम कई सारे जो शोषण है उसको हम प्रोत्साहित कर देते हैं। जब हम कह देते हैं कि चाइल्ड केयर ये निजी मामला है, राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं है भाई, राजनीति में इसके लिए कानून नहीं बनाए जाएंगे। जन्म नियंत्रण निजी मामला है, व्यक्ति का अपना, वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, हम इसके लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे। घरेलू जो श्रम है, घर का जो कामकाज है, ये एक निजी मामला है, इससे आपस में लोग निपट लें, ठीक है, इसे हम राजनीति का विषय नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कई सारी जो चीज़ें हैं, इसको जब हम निजी कह देते हैं, तो सरकार इन्वॉल्व इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ कानून नहीं बनेंगे और कई तरह के शोषण जारी रहेंगे। तो इसीलिए जो दूसरी लहर थी नारीवाद की, इसने कहा कि निजी राजनीतिक है, मतलब जो कई सारे जो निजी मुद्दे थे, जो प्राइवेट मुद्दे थे, वो भी पॉलिटिक्स का या वो भी राजनीति का एक अंग हैं, उनके लिए भी कानून होने चाहिए। तो ये बात थी। इसके साथ ही तीसरी लहर कब आई, तो तीसरी लहर सन 1990 के दशक में ही शुरू हो गई। जैसे जैसे ये 1990 का दशक जब चल रहा था, तो जब इसका अंत हो रहा था दूसरी लहर का, तो तीसरी लहर का
शुरुआत हुई तीसरी लहर की। यह दूसरी लहर की निरंतरता और उसकी कथित विफलताओं की प्रतिक्रिया दोनों थी। इस दौरान नारीवादी विद्वानों ने मतों व मतभेदों की बहुलता पर ध्यान केंद्रित किया और रंग, नस्ल, औपनिवेशिक अनुभव आदि के आधार पर अंतरानुभागीयता को स्वीकार किया। अब जो दोस्तों तीसरी लहर थी वो इस 1990 के दशक में शुरू हो गई थी और दूसरी लहर में कुछ खामियां रह गई थी या जो उसकी निरंतरता थी, उसी के तहत तीसरी लहर सामने आई थी। तीसरी लहर में जो नारीवादी विद्वान थे उनमें जो आपस में मतभेद थे उनको मतलब सॉल्व करने का प्रयास किया गया और स्पेशली रंग और नस्ल के आधार पर जो भेदभाव था, औपनिवेशीकरण होने के कारण कई सारे विश्व में मतलब जो खामियां पैदा हो रही थी, कई सारे देशों को नुकसान हुआ था जो औपनिवेशीकरण के कारण, तो इसके लिए भी मतलब आवाज़ उठाई गई और महिलाओं की अनेक पहचान को स्वीकारने पर बल दिया गया। जो चौथा है चरण, यहाँ पे चौथा लहर है जो अंततः चतुर्थ लहर एक हालिया विकास है जो 2008 से नारीवादी सक्रियता के इंटरनेट से बढ़ते उपयोग के साथ शुरू हुआ। समान अधिकारों की मांग करने, जानकारी साझा करने और प्रतिरोध करने में सोशल मीडिया ने एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। 2010 के दशक में अरब स्प्रिंग में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया की भूमिका सर्वोपरि थी, जहां विशेष रूप से महिलाएं एक रूढ़िवादी समाज में अधिकारियों के विरुद्ध सड़कों पर निकली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। देखिए दोस्तों, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक है अरब स्प्रिंग का, ये आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, ध्यान रहा तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक आई बटन होता है, तो आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूँगा। अदरवाइज़ आपको प्लेलिस्ट में उसका मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी ना मिले तब आप सर्च करना ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट अरब स्प्रिंग, या अरब स्प्रिंग ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, लगभग 11 मिनट की वीडियो है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है, आपको काफ़ी नई जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, वापस से आते हैं इस मुद्दे पर। देखिए दोस्तों, अरब स्प्रिंग ये जो चतुर्थ लहर है नारीवाद की, अरब स्प्रिंग के रूप में हमें दिखाई देती है। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, ये जो कई सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, यहाँ पर बहुत सारा हमने देखा कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव था, जो कड़े कानून थे, लंबे समय से बने रहे। अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे बात को समझिए। आपने दुबई के बारे में देखा होगा, ठीक है, आपने दुबई के बारे में पढ़ा होगा, आपने दुबई को देखा होगा, ठीक है, यूट्यूब वगैरह आप चलाते हैं, नॉर्मली आपने दुबई के बारे में कई सारी जानकारी आप रखते हैं। आप दूसरी अरब कंट्रीज़ को देखिए, ठीक है, दुबई हो गई, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, या कतर हो गया, कई सारी कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं, जहाँ पर क्या है मतलब, जहाँ पर आप देखोगे कि जो विकास है वो वेस्टर्न है। आप देखिए यूरोपियों की तरह विकास किया गया है वहाँ का। जब आप वहाँ पर जाओगे अरब कंट्री वगैरह में, जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए, अगर आप ऐसी अरब कंट्री वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके लिए, आप देखोगे वो यूरोपीय देशों की तरह है। यहाँ पर जो विकास है वो यूरोपीय देशों की तरह आपको दिखेगा। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, आपको बहुत मतलब साफ़ सफाई दिखेगी, आपको हर फैसिलिटी दिखेगी जैसे कि यूरोपीय देश में आपको देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अरब कंट्री हैं, यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकास तो हो गया, लेकिन संस्कृति के रूप में इतना विकास नहीं हो पाया था। यहाँ अब भी तानाशाही गवर्नमेंट थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारे अरब देश हैं जहाँ पर आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरी बात, कड़े कानून हैं महिलाओं के लिए। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ तो अरब कंट्री में हम देख रहे हैं, कई सारे अरब देश हैं, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं विकास यूरोपीय देशों की तरह हो रहा है, लेकिन उतना खुलापन देखने को नहीं मिला और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर अरब स्प्रिंग जैसी घटना हुई। अरब स्प्रिंग घटना क्या थी, तो अरब स्प्रिंग घटना के अंतर्गत महिलाओं ने आवाज़ उठाई अपने अधिकारों के लिए। ये किस तरह से शुरू हुई, ये सब आपको वीडियो में देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप देख भी सकते हो। लेकिन हम ये आप यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ये सामने आया। इसमें कई तरह के वायलेंस वगैरह भी देखे गए थे अरब स्प्रिंग के द्वारा। इसमें जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे आंदोलन जो था वो फैल गया। तो महिलाओं ने प्रबल रूप से अरब देशों में जब अधिकारों की बात की थी, तो ये चौथी लहर हम इसको नारीवाद की मानते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद, यार 2010 की बात है लगभग, ठीक है, 2008-2010 में, मतलब 2010 तक भी आते आते बहुत लंबे समय से महिलाओं को कई सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो 21वीं सदी में
इतना मतलब वंचित रखा गया था, इसीलिए अधिकारों की मांग वहाँ पर बहुत प्रबल रूप से उठी थी और इसमें सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं आपको बता रहा था कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो एक तरह से देखा जाए तो जो अरब कंट्री हैं वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक चीज़ हो गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ का पूरा मॉडल है, वो बहुत अमीर देशों का है, ठीक है, मतलब आप फर्स्ट क्लास उसे आप कह सकते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी कोई चीज़ एक मतलब जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है वो कभी भी एक तरफ नहीं होता, एक तरफा नहीं होता। मतलब ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास अगर कर रहे हैं, आप ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उठाकर आप अपने देश को मतलब काफ़ी अच्छा बना रहे हैं, तो आपको कल्चर के रूप में भी कई सारे मतलब चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हो गया यूरोपीय देशों की तरह, लेकिन जो कल्चर था वो नहीं हो पाया। लेकिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ा और अरब स्प्रिंग जैसी घटना हुई, और हम आज देख रहे हैं कि कई सारी जो अरब कंट्री हैं वहाँ पर महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी अब महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए जा रहे हैं। जैसे कि वो क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह नहीं देख सकती थी पहले स्टेडियम में जाकर, तो ऐसे अधिकार दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे अधिकार अब वहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि एक आप ये भी कह सकते हैं वैश्वीकरण का भी एक प्रभाव है ये। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। बहुत लोगों को लग रहा होगा एक्स्ट्रा बता दिया सर आपने, एक्स्ट्रा आप बता देते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है दोस्तों, सब पढ़ाई का ही हिस्सा होता है। तो ठीक है, चौथी लहर आपको समझ में आ गई यहाँ पर। दोस्तों अब हम बात करते हैं लिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रारंभिक नारीवादी विद्वानों की। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बात कर रहे हैं। वैसे तो नारीवाद जब हम पढ़ते हैं थ्योरी के रूप में, नॉर्मली एक आइडियोलॉजी के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विद्वान हमें दिखाई देते हैं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हो गई, J.S. मिल हो गए, या सुलामित फायरस्टोन ऐसे करके कुछ है, तो वो हो गए, या दूसरे कई सारे जो दार्शनिक हैं वो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देख रहे हैं नारीवाद को, तो इसलिए कई और दूसरे दार्शनिक भी हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पहले आप टॉपिक का मतलब समझ लो। देखो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये बात कर रहेगा यहाँ पर कि नारीवाद किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखता है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, नारीवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरह से देख रहा है, ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं यार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मेनली जो है वो पुरुष हैं। हम देखते हैं अगर कोई राजदूत है तो वो पुरुष है। मैक्सिमम जो देश हैं उनके अगर आप राजदूत देखेंगे, हाँ, एम्बेसडर देखेंगे, तो वो कौन होता है, नॉर्मली वो एक पुरुष होता है, एक मैन होता है। हालांकि कई सारी लेडीज़ भी हैं, कई सारी वुमेन भी बन रही हैं आप, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो लेवल हैं, जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जब युद्ध वगैरह होता है, तो वहाँ पर जो शांति वार्ता चलती है, तो उसमें भी आप देखोगे कि मेनली जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं वो पुरुष हैं, और पुरुष ही आपस में फिर बैठते हैं। दोनों ही देशों या जितने भी देश में आपस में समझौता हो रहा है, आमने सामने बैठते हैं और कोई भी मुद्दा है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अगर हम देखें, इंटरनेशनल रिलेशन को देखें, संबंध को देखें, तो इसमें नारीवाद ऐसे ही देख रहा है कि जो पुरुष हैं वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें, नारी हैं कहाँ, ये ऐसे क्वेश्चन भी करता है। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद विद्वान लिंग अवधारणा से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। जेंडर एक सामाजिक रूप से निर्मित श्रेणी है जहां पुरुष और महिला को क्रमशः पुरुषत्व और स्त्री विशेषताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत जीन बैथेकेलेटन, सिंथिया एनलो और J.N. टिकनर की रचनाओं से हुई है। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिनकी रचनाओं से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद का जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये प्रमुख दार्शनिक, प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में नारीवाद से संबंधित अपनी धारणा प्रस्तुत की है। तो यहाँ तक सामान्य बातें आपको मैंने ऑलरेडी बताई दी, आपको समझ में आ गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें नारीवाद के जो विद्वान हैं वो लिंग अवधारणा के रूप में अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। वो जेंडर से अपनी बात शुरू करते हैं कि देखो यार, जेंडर के आधार पर हम देख सकते हैं कि मैन जो है वो ज़्यादा हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, ऐसे ही अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दार्शनिकों की, इन्होंने क्या विचार सामने रखा है। जैसे कि जीन बैथेकेलेटन, ठीक है, जीन बैथेकेलेटन नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे अग्रणी विद्वानों में से एक हैं, जो अपनी पुस्तक वीमेन एंड वॉर में लिंग की अवधारणा का उपयोग युद्ध के डिस्कोर्स मतलब वार्ता की जांच के लिए किया है इन्होंने।
जहां स्त्रीत्व को उस महिला के रूप में समझा जाता है जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, और पुरुषत्व को पुरुष का एक रक्षक है के रूप में समझा जाता है। यह लिंग वर्गीकृत वर्गीकरण पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों और उनकी शक्ति की स्थिति को बताता है, जो बाद में युद्ध में उनकी भूमिका के लिए निर्धारक बन जाता है। उदाहरण के लिए, पुरुष को सैनिक और महिलाओं को नागरिक या पीड़िता के रूप में देखना। यहाँ पे बात को समझिए, जो नोट्स हैं वो थोड़े हार्ड लगेंगे, तो आप नोट्स पर इतना ध्यान मत दो, जो मैं आपको समझाऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि जीन बैथेलेटन की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी विद्वान है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्होंने अग्रणी रूप से अपने कुछ नारीवाद से संबंधित सिद्धांत या बातें प्रस्तुत की हैं। जैसे कि इनकी एक बड़ी पुस्तक है वीमेन एंड वॉर, 1987 में ये आई थी। तो इसमें इन्होंने लिखा कि युद्ध में अगर हम देखें तो लिंग को हम देख सकते हैं। युद्ध में हम देखते हैं कि महिलाओं को ये मान लिया गया है कि वो कमज़ोर हैं या उनका जो स्त्रीत्व है उसे संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब ये कह रही हैं कि लिंग के आधार पर महिलाओं को मान लिया गया है कि उन्हें संरक्षण, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, और उन्हें सुरक्षा कौन दे सकता है? पुरुष ही दे सकते हैं सुरक्षा। तो इस तरह पुरुषों को एक सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में मान लिया गया है, रक्षक के रूप में मान लिया गया है। और इसी के चलते हम देखते हैं कि सैनिक वगैरह में हम पुरुषों को अधिक पाते हैं और महिलाओं को एक नागरिक के रूप में ही हम देखते हैं, ये इन्होंने कहा। और आज भी हम बात कर रहे हैं कि देख रहे हैं आज भी हम कि धीरे धीरे आर्मी वगैरह में महिलाओं की जो भागीदारी है अब बढ़ाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले की जो स्थिति थी उसमें बहुत कम थी महिलाएं, तो अब बढ़ाई जा रही है। तो ये ऐसा कहती हैं। उनकी रचनाएं न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संरचनाओं के संदर्भ में असमानता को प्रदर्शित करने में लिंग की भूमिका की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषत्व या पुरुष विशेषताओं से जुड़ा है ऐसी सामान्य धारणा को उजागर करने में भी महत्वपूर्ण है। मतलब जो इनकी रचनाएं हैं वो ना केवल हमें लिंग के आधार पर असमानता को दर्शाती हैं, ना केवल हमें लिंग के आधार पर पुरुष और महिलाओं में असमानता को दर्शाती हैं, बल्कि साथ में ये राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह से पुरुषों की विशेषताओं को डिसाइड करते हुए उन्हें इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है, इसके बारे में भी हमें ये बताती हैं। इस पुस्तक के माध्यम से, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी उसके माध्यम से उन्होंने उन प्रमुख प्रतीकों की आलोचना की जो पुरुष को जस्ट वॉरियर और महिलाओं को ब्यूटीफुल सोल के रूप में मान्यता देते हैं। अपनी पुस्तक के माध्यम से जीन बैथेलेटन ने ये आलोचना की कि जो मतलब उन प्रतीकों की आलोचना की, उन ग्रंथों की आलोचना की जिसमें पुरुष को जस्ट वॉरियर मतलब एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और महिलाओं को ब्यूटीफुल सोल के रूप में मतलब एक संरक्षित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उसकी इन्होंने आलोचना की। इसके साथ ही सिंथिया एनलो, नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत जेंडर ब्लाइंड, लिंग के प्रति अंधे हो गए हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी विश्लेषण के उद्भव तक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों ने वैश्विक मामलों में विभिन्न लिंग अनुभवों को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज किया है। हितों की सामान्य कमी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण नारीवादी विद्वानों ने नाराज़गी जताई थी, और यह प्रश्न उभरा कि महिलाएं कहाँ हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बनाना बीचेस एंड बेसेस में वे महिलाओं को पुरुषों के वर्चस्व वाले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित करती हैं, जहां पहले महिलाएं अदृश्य थीं। उदाहरण के लिए राजनयिक की पत्नी, रसोइया, नर्स, परिधान श्रमिक आदि महिलाओं की लिंग भूमिकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई अंतर्दृष्टि प्रदान की। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो सिंथिया एनलो हैं, ये कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम यही देखते हैं कि जो जेंडर है वो उसमें हमें महिलाएं नहीं दिखाई देती। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम यही देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, पुरुषों का पूरा वर्चस्व है। और ये कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमें जेंडर ब्लाइंड देखने को मिलता है। जेंडर ब्लाइंड का मतलब ये है कि हमें एक ही जेंडर देखने को मिल रहा है, मैन देखने को मिल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, लेकिन महिलाएं देखने को ही नहीं मिल रही। और इसीलिए कहती हैं कि महिलाएं कहाँ हैं, महिलाएं हैं कहाँ, ऐसा ये कह रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से नाराज़गी जताती हैं। ये नाराज़गी जताते हुए कहती हैं कि भाई महिलाएं कहाँ हैं, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम देखते हैं तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है।
तो और अपनी इन्होंने पुस्तक लिखी थी एक, इन्होंने बनाना बीचेस एंड बेसिस। उसमें इन्होंने पुरुषों के वर्चस्व को मतलब दिखाया उन्होंने साफ तौर पर, और साथ में जो महिलाएं अदृश्य हो गई थी उनको शो किया। जैसे कि एक राजनयिक है, ठीक है, एक पॉलिटिशियन है, तो उसकी भी तो वाइफ है, उसके घर में भी कोई लेडी है जिसको सलाह दे सकती है या कुछ भी हो, ठीक है, कोई रसोइया है, कोई नर्स है, कोई कपड़े बनाने वाला श्रमिक है, मतलब महिला है जो सैनिकों के लिए कपड़ा बना रही है। तो जो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनके कामों को छुपा दिया गया, उसको भी इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अब अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, संबंधों में कई जगह महिलाओं के लिए कई सारे काम हैं, तो उसको इन्होंने उजागर करने का भी प्रयास किया। तो लिंग को इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं को दर्शाने का प्रयास किया। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद हम बात करते हैं J.N. टिकनर की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी हद तक पुरुष ही हावी हैं, जिन्होंने इसे महिलाओं के लिए एक बहुत ही दुर्गम वातावरण बनाया है। और इसी कारण J.N. टिकनर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक पुरुष की दुनिया है। अब इन्होंने कहा कि हम यही देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक पुरुष की दुनिया है, क्योंकि इसमें पुरुष ही हावी हैं और पुरुषों ने अपना मतलब इस तरह से फ्रेम डिफाइन कर दिया है, फ्रेम डिसाइड कर दिया है कि महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना भी बहुत दुर्गम हो गया है। यहाँ बात को थोड़ा समझ लो, हकीकत है ऐसा। या जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में, आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि महिलाएं अपने लिए कानून ज़्यादा अच्छे से बना सकती हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। जब आधी महिलाएं हैं दुनिया में, तो आधी महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, तो ये कॉमन सी बात है। और अगर वो लोग अपने लिए कानून बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बना सकती हैं। और क्योंकि अभी हमें आरक्षण देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इतना रिप्रेजेंटेशन किसी भी संसद में हमें नहीं दिखाई देता। नॉर्मली अगर हम बात करें, कुछ देशों को छोड़ दें, हम विश्व के रवांडा जैसे देश हैं जहाँ पे बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है। लेकिन दूसरे जो बड़े देश हैं, लाइक भारत जैसे जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनकी बात करें तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है संसद वगैरह में। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं आरक्षण देने की, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अगर दे दिया जाए तो मे बी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छे कानून वगैरह बनाए जा सकते हैं, उनकी बात को काफ़ी अच्छे से रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है, कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि महिलाएं आएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर महिलाओं को सीट आरक्षित कर दी जाए, तो जो सीट महिलाओं को दी जाएगी वो सीट आएगी कहाँ से? वो पुरुषों की तो सीट होगी। मतलब ये है कि पुरुष नहीं चाहते कि वो अपनी सीट गंवाएं और महिलाओं के लिए वो सीट आरक्षित रखें। कहने का मतलब यही है। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज भी इंडियन पार्लियामेंट में हम देख सकते हैं कि भारतीय महिलाओं के लिए अभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहता है पॉलिटिशियंस में कि हो सकता है अगर हम महिलाओं को आरक्षण दें तो उतनी सीटें जितनी हम महिलाओं को दे देंगे, उतनी सीटों पर कई लोगों को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये सारे मुद्दे भी होते हैं। तो ये अलग बातें, आपको एक ज्ञान देने की बातें थी, बता दी मैंने आपको। तो यहाँ पे यही कहा इन्होंने कि ऐसा वातावरण भी बना दिया गया है जिसमें महिलाएं काफ़ी आगे, मतलब एक प्रबल रूप से आगे आने में थोड़ा मतलब पीछे हैं। लिंग भेद के कारण विदेशी और सैन्य नीति निर्माण के क्षेत्र में महिलाएं हाशिए पर हैं, क्योंकि लिंग रूढ़िवादिता के अनुसार ये महिलाओं की भूमिका नहीं है। इन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर पुरुषों द्वारा आयोजित किया जाता है और इस तरह उनका अध्ययन करने वाला कोई भी अनुशासन मुख्य रूप से पुरुष और अथवा पुरुषत्व प्रधान होने के लिए बाध्य है। इस प्रकार मुख्य धारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत विशेष रूप से यथार्थवाद, लिंग अंधापन, जेंडर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त हैं। तो कुल मिलाकर J.N. टिकनर भी यही कह रहे हैं दोस्तों कि पुरुषों का वर्चस्व है राजनीति में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका बहुत ना के बराबर है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब स्तर पर जो नीति निर्माण है, इसमें महिलाएं हाशिए पर हैं। तो यहाँ पे हमें जेंडर ब्लाइंडनेस दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने कुछ विद्वानों को समझ लिया जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में नारीवाद के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं प्रबल रूप से। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नारीवाद के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद के प्रकार किस तरह के हैं? वैसे तो हम देखते हैं ना, उदारवादी नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी या आमूल परिवर्तनवादी रेडिकल नारीवाद।
अलग अलग नारीवाद हैं, लेकिन यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों IR के नारीवादी विश्लेषण के विभिन्न रूप हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए कोई एक नारीवादी दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि कई हैं। गोल्डस्टीन और पेवहाउस के अनुसार वे हैं। तो यहाँ पर हम गोल्डस्टीन और पेवहाउस के अकॉर्डिंग कुछ नारीवाद के प्रकार बताए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो उसको हम देख लेते हैं। अलग अलग दृष्टिकोण आप इसे कह सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर अंतर नारीवाद नारीवाद के इस पक्ष के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद हैं। यह अंतर सांस्कृतिक प्रथाओं अथवा जैविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग अनुभव के कारण बढ़ा है। देखो सिंपल सा बात है, अंतर जो नारीवाद है ये मानता है कि इस पक्ष के अनुसार पुरुषों और महिलाओं, ये कहता है कि पुरुषों और महिलाओं में मतभेद हैं, ठीक है, मतलब एकता नहीं है दोनों में, कई सारे मतभेद महिलाओं और पुरुषों में हैं। और ये जो मतभेद हैं इनके बीच आपस में जो मतभेद हैं स्त्री और पुरुष के बीच में, ये जैविक कारण से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैविक मतलब कहने का मतलब है क्योंकि शारीरिक बनावट अलग है या क्षमता थोड़ी सी शारीरिक अलग है महिलाओं और पुरुषों में, तो इस कारण से ये जो मतभेद है महिला और पुरुषों में वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। इस धारणा के आधार पर अंतर नारीवाद राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के अद्वितीय योगदान को महत्व देता है और उसे स्वीकार भी करता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि महिलाओं की कुछ लिंग भूमिकाएं सामाजिक देखभाल और पोषणकर्ता के रूप में होती हैं, इसी कारण वे सामाजिक संबंधों को पुरुषों की तुलना में बेहतर समझती हैं, जो संघर्ष समाधान और शांति निर्माण प्रक्रिया के लिए एक संभावना है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि महिलाओं में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो सामाजिक चीज़ों को समझने में, सामाजिक संबंधों को अच्छे समझने में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक एक बच्चे की देखभाल करना है तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पुरुष की तुलना में महिला काफ़ी अच्छे से कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएं ही कर सकती हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाएं काफ़ी अच्छे से कर सकती हैं, इसमें कोई दो राय होगी ही नहीं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और फिक्स कर बता दूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने कहा कि जैविक आधार पर महिलाओं और पुरुषों में अंतर है, मतलब शारीरिक बनावट के आधार पर थोड़ा अंतर है, शारीरिक क्षमता में भी हम जानते हैं थोड़ा अंतर है। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर कि महिला और पुरुष असमान है, ठीक है। शारीरिक अलग चीज़ हो जाती है, बायोलॉजिकल अलग होता है, बाकी हर फील्ड में महिला और पुरुष समान है। तो कोई मेरा गलत मतलब यहाँ पे ना समझे, ठीक है। चाहे मेंटली हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, महिलाएं और पुरुषों में कोई ऐसा कुछ अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन जो बायोलॉजिकल अंतर है उसके कारण कई सारे भेदभाव महिलाओं को झेलने पड़े हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक संबंधों को समझने में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आगे हैं पुरुषों की तुलना में। जैसे कि एक देखभाल के रूप में, पोषणकर्ता के रूप में, घर में मतलब जैसे पूरा मैनेज करने के रूप में अगर हम देखें तो महिलाएं काफ़ी अच्छे से ये सारे कार्य कर पाती हैं पुरुषों की तुलना में। तो मतलब संघर्ष का जो समाधान है महिलाएं काफ़ी अच्छे से कर सकती हैं या कर पाती हैं। शांति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की एक अच्छी भूमिका हो सकती है। यहाँ पे ये सब कुछ इसलिए कहा जा रहा है, अंतर नारीवाद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कई बार आपने सुना होगा कि जितने भी प्रमुख हैं पूरी दुनिया के, अगर उसमें नारीवाद को नारी मतलब अगर हम उनका प्रमुख महिलाओं को बना दें तो युद्ध हो ही ना। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध अगर हम सभी महिलाओं को, सभी देशों का एक युद्ध प्रमुख बना दें जो युद्ध का डिसीज़न लेंगी, तो ऐसा हो सकता है कि युद्ध हो ही ना, क्योंकि महिलाएं मतलब सामाजिक संबंधों को या शांति निर्माण में पुरुषों की तुलना में काफ़ी अच्छे से एक भूमिका निभा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि महिलाओं में शांति की भावना थोड़ी अधिक होती है। हालांकि ये नहीं है कि अधिक होती ही है, वो बात अलग है, वो वैरी करता है महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, हर चीज़ वो वैरी करती है हर इंसान के ऊपर। लेकिन जब हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो महिलाओं में शांति निर्माण की एक संभावना हम देख सकते हैं। तो अंतर नारीवाद आपको समझ में आ गया, अंतर नारीवाद क्या कह रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये राजनीति में महिलाओं की भूमिका की भी बात करता है। उदारवादी नारीवाद, देखो उदारवादी नारीवाद में सिंपल सा बताऊं, ये समानता की बात कर रहे हैं। नारीवाद का यह पक्ष रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को पूरी तरह से खारिज करता है। उनके लिए पुरुष और महिलाएं समान हैं। उन्होंने सत्ता के पदों जैसे राज्य के नेताओं, सैन्य अर्थव्यवस्था, शांति वार्ताकारों आदि सहित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महिलाओं को शामिल करने का समर्थन किया है। कहने का मतलब यह है कि उदारवादी नारीवाद कहता है जो शांति वार्ताएं होती हैं, सेना है या जो राजनीतिक जो पद हैं, उसमें महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाए, समानता दिया जाए, किसी भी तरह का रूढ़िवादिता के आधार पर लैंगिक भेदभाव ना हो, ठीक है। ये बात करता है उदारवादी नारीवाद। जो सामान्य पुरुषों के लिए आरक्षित रहे हैं, हालांकि महिलाओं
को शामिल करने का यह मतलब नहीं कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति को बदल देगा। हाँ, ये बात आप ध्यान देना, हम ऐसा कहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हाँ, महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया जाए, ये है वो है, लेकिन हाँ, हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि हाँ, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में लाने से पूरी विश्व में शांति फैल जाएगी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम बस हाँ, क्योंकि बराबरी का स्थान नहीं दिया गया इसलिए बराबरी का स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है। यह नारीवादी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचनाओं को चुनौती नहीं देता है, बल्कि केवल महिलाओं के बहिष्करण प्रथाओं को चुनौती देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह केवल पुरुष वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उदारवादी नारीवाद सिर्फ और सिर्फ पुरुष वर्चस्व को चुनौती देता है। ये कहता है हमें मतलब नहीं, जितना इतिहास में भेदभाव हुआ या जितना हो चुका जो कोई बात नहीं, लेकिन अब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये ऐसी बातें करता है। उदारवादी नारीवाद कहता है कि किसी भी तरह का पुरुष या महिलाओं में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक बराबरी का स्थान दिया जाए। और यहाँ पे ध्यान देना, उदारवादी नारीवाद आरक्षण की बात नहीं करता। ये उदारवादी नारीवाद ये नहीं कह रहा कि आप आरक्षण दे दो। उदारवादी नारीवाद ये कह रहा है भाई आप समानता का दर्जा दो, बस भेदभाव ना हो किसी भी तरह का। इसके साथ ही उत्तर आधुनिकवाद के अनुसार महिलाओं का कोई प्रामाणिक अनुभव या दृष्टिकोण नहीं है जिससे हम सामाजिक और राजनीतिक दुनिया को समझ सकें। यह एक सार्वभौमिक महिला वर्ग के अस्तित्व को खारिज करता है। इन विद्वानों के अनुसार महिलाएं विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का उत्पाद है। देखिए दोस्तों, उत्तर आधुनिक नारीवाद कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई मतलब सही दृष्टिकोण नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम नारीवाद के अकॉर्डिंग मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई सही से वर्णन कर सकें। ऐसा कोई हमारे पास दृष्टिकोण मौजूद नहीं है महिलाओं का, ठीक है। यह कहता है कि मतलब जो महिलाएं हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का उत्पाद है। मतलब समाज ने ऐसे नियम वगैरह बना दिए गए जिस कारण से महिलाओं में कई सारे मतलब गुण विकसित कर दिए, जैसे कि समाज सदा से कहता रहा कि महिलाओं का काम है कि उन्हें गुस्सा नहीं करना है या वो गुस्सा शो नहीं कर सकती, तो उन्हें अपना गुस्सा दबा कर रखना है। ऐसे कई सारी जो चीज़ें हैं महिलाओं को सिखाई जाती हैं समाज में। तो यही कहा जा रहा है इन विद्वानों के द्वारा कि जो महिलाएं हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का उत्पाद हैं, ठीक है। ये नॉर्मली ये बातें कर रहा है, इसे आप थोड़ा सा 1-2 लाइन याद कर रट सकते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा याद आपको करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ तक आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। यहाँ हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नारीवाद के प्रकारों की। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, लेकिन जो आपको कम शब्दों में समझाया है आप वो भी याद कर लेंगे ना तो इनफ होगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें विषय वस्तु की, तो इसमें जल्दी से आपको बता देता हूँ विषय वस्तु क्या है। नारीवादी, जब हम बात कर रहे हैं यार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधों को देखता है, तो जो नारीवादी दृष्टिकोण है वो क्या करते हैं, वो राज्य और सत्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि राज्य के अंतर्गत किस तरह से जो राजनीतिक पद हैं उसमें महिलाओं को वंचित रखा गया है। वंचित कैसे रखा गया है, कई बार हम देख रहे हैं कि महिलाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, कई सारे जो पद हैं उस पर पुरुष विराजमान हैं, सत्ता देखता है ये, ठीक है। एक विषय वस्तु ये हो गया। इसके साथ ही नारीवाद संघर्ष, क्योंकि राज्यों में आपस में संघर्ष होते हैं, राज्यों के अंदर कई सारे संघर्ष होते हैं देश में, तो उस संघर्ष को देखता है, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। हिंसा, अब देखो महिलाओं के साथ कई सारे हिंसा होती है, लाइक यौन उत्पीड़न हो सकता है, ठीक है। दूसरे कई तरह के जो उत्पीड़न है वो महिलाओं के साथ होते हैं, हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उसको देखता है, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करता है। कौन? नारीवाद, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से उस पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। युद्ध और शांति, जैसे कि युद्ध में जब हम देखते हैं कोई शांति समझौता होता है, युद्ध होता है, तो उसमें प्रमुख सैनिक के रूप में पुरुष ही सामने होते हैं या पुरुषों की ही भर्ती की जाती है प्रमुख रूप में। बड़े बड़े पदों पर पुरुषों को भर्ती किया जाता है या विराजमान है पुरुष। और जब शांति वार्ता होती है दो देशों के बीच में या आपस में शांति वार्ता जब होती है तो उसमें भी पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैन हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में ये अपनी बात को सामने रखता है। तो ये विषय वस्तु है। विषय वस्तु मतलब वो कौन कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर ये नारीवाद अपने विचार प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे कि पुरुषों को माना गया है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है, महिलाओं को माना गया है कि वो संरक्षित वर्ग है, ऐसा समाज ने बना दिया है कि महिलाएं संरक्षित वर्ग है, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और जो पुरुष है वही सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए जो सेना है उसमें प्रमुख रूप से पुरुष होते हैं, तो इसके ऊपर ये बात करता है। पहचान और ज्ञान का सृजन, अब महिलाओं को लंबे समय तक ज्ञान के सृजन से वंचित रखा गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इसके ऊपर ये अपने विचार प्रस्तुत करता है। महिलाओं की पहचान
के ऊपर नारीवाद अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो ये प्रमुख विषय थे, इसको हमने देख लिया। तो आई होप यहाँ तक दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे आपको, लेकिन अगर आप 1-2 बार वीडियो देख लोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार तो आपने देख ही लिया, अगर एक बार और अगर आप वीडियो देख लोगे तो ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।